कॉफी गार्लिक एंड अनियन क्यों अवॉइड करते हैं? कौन अवॉइड करता है? होम्योपैथी मेडिसिन लेते टाइम? कि पूजा में कैम्फर का उपयोग ना करें क्योंकि उसकी फ्यूम आएगी कैम्फर। ओके तो कैम्फर सर, ये सब ठीक है, बट क्या होम्योपैथी में कोई भी रियल साइंस है? ग्रुप है जो होम्योपैथी को डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि होम्योपैथी कोई साइंस ही नहीं है। और Okay. इसकी वजह से हमारा जो कंसेप्ट है जो नहीं दिखता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। राइट जो इफेक्ट करता है वो एग्जिस्ट होता है। सर, तो क्या इसका मतलब ये है कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, लाइक कोई भी उसकी मेडिसिन दे सकता है? हम कैसे पहचाने कि ये प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर है कि नहीं है? हमें होम्योपैथी के बारे में इतना सब बताया, सारे मिसकंसेप्शन थे आपने क्लियर किए, बट मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या होम्योपैथी सारे डिजीज के मेडिसिन दे सकते हैं? हम्म हाँ, हम होम्योपैथी की मेडिसिन हर बीमारी में दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज जो हमें कंसिडर करना है वो है इंटेंशन। हम क्यों दे रहे हैं वो दवाई, होने की ज़रूरत है। पेन्स हैं, कभी कभार डेथ पेन्स होते हैं, पेशेंट को पता है कि वो इसके आगे नहीं हो पाएगा कुछ, बट ओनली थिंग जो उसके पास अभी जस्ट द पेन, बट मेनी थिंग्स। पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट भी आता है। कुछ पेशेंट्स को नींद ही नहीं आती है इवन आफ्टर टेकिंग मेडिकेशंस, इतने पेन्स में होते हैं, तो वो वहाँ पे पेन भी सूद कर रहा है और साथ में स्लीपिंग इंड्यूस भी कर रहा है, पेशेंट सूद हो पा रहा है। ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होता है? मैं आपको उसके पहले कहना गया है कि एक के लिए जो काम का है और दूसरे के लिए जहर है। हाँ। तो ये बात समझनी है कि साइड इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होती है। जो भी चीज़ टेलर मेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कस्टमाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ओके बीमारी के नाम से दवा नहीं जाती, बीमार के प्रकृति के हिसाब से दवा जाती है। सर, आपने एक वर्ड मेंशन किया, टेलर मेड। क्या आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी ज़माना बदल कि बहुत लोगों को माइग्रेन होता है, बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी आजकल तो बहुत लोगों को होने लगा है, कॉमन हो गया है। कॉमन हो गया है। बट पेशेंट्स कैसे आते हैं, मुझे इतने भाग में दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे इतने भाग में दर्द हो रहा है। कोई बोल रहा है मुझे राइट में हो रहा है, कोई लेफ्ट में बोल रहा है। कोई बोलता है कि मुझे जो दर्द होता है ऐसा लगता है कि हथौड़ा मार रहा है। कोई बोलता है कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है कि अंदर से कोई ऊपर की तरफ नेल पियर्स। तो फिर कॉफी गार्लिक एंड अनियन क्यों अवॉइड करते हैं? कौन अवॉइड करता है? होम्योपैथी मेडिसिन लेते टाइम? कौन करता है? डॉक्टर अवॉइड करता है, पेशेंट अवॉइड करता है। पता नहीं मुझे। मैं आपका पॉइंट समझ गया, बताता हूँ मैं आपको। मैं देखो ऐसा है, कॉफ़ी गार्लिक ऑनियन पेशेंट के लिए टॉक्सिक है या नहीं है, नंबर वन ये होता है। ओके कब से ले रहा है, उसकी लाइफ का पार्ट बन गया है या नहीं हुआ है, दूसरी बात। तीसरी बात, डॉक्टर हैनेमैन का एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा कि स्ट्रॉन्ग चीज़ जैसे ऑनियन स्ट्रॉन्ग होता है, गार्लिक स्ट्रॉन्ग होता है, और कॉफ़ी पीने वाले भी माइल्ड तो पिएंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग पीते हैं, किक चाहिए ना। तो जब भी ये बात स्ट्रॉन्ग पे आता है तो ऑब्वियसली जो फोर्स दे रहे हैं, एक मेडिसिन एक फोर्स है, वो फोर्स के सामने एक दूसरा स्ट्रॉन्ग मटेरियल आ जाता है। फिर वो फूड होगा या फ्रेगरेंस है, आपने स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस में गए या दुर्गंध वाली चीज जगह पे गए, तो कोई भी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है वो जो चीज़ है उसको दबाने की कोशिश करेगी, नलीफाई करने की कोशिश करती है। इसीलिए बहुत बार तो ये भी बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी दवा आप ले रहे हो तो आप कैम्फर की पूजा में कैम्फर का उपयोग ना करें क्योंकि उसकी फ्यूम आएगी कैम्फर। ओके तो कैम्फर कॉफ़ी वो यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज़ें इसीलिए पेशेंट को बोलते हैं नहीं लोगे तो अच्छा है। लेकिन होम्योपैथी दवा भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई किसी ने ऑनियन खाया और काम नहीं करेगी, कॉफ़ी पिया तो काम नहीं करेगी। ओके
क्योंकि उसकी अपनी ताकत है, उसका काम करने का तरीका है, क्योंकि वो स्टिम्युलेंट है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन यदि उसका आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए तो वो परिस्थिति में जो स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेंट्स है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाले यानी बास वाले सुगंध वाले पदार्थ है, या स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाले यानी अपनी सेंसिस इंद्रिय पे जो स्ट्रॉन्गली काम करता है, उससे पेशेंट को बचाने से पेशेंट पे असर जल्दी होती है। इसीलिए मना करते, बाकी आप खा पी के जलसा करो, बराबर है। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम कभी परफ्यूम की शॉप में जाते हैं हम्म तो परफ्यूम वाला बहुत सारी परफ्यूम्स दिखाता है, बट एक मोमेंट के बाद हमारे सेंसेस इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि हमको वो परफ्यूम पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट करने नहीं हो पाता है। तो वो हमें कॉफ़ी के बीन्स सुंघाता है, हाँ। ताकि हम वहाँ से उसको एंटीडोट कर सके और फिर नेक्स्ट परफ्यूम जब हम सूखेंगे तब उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। यही वो रीज़न है। ओके। ये जैसे कॉफ़ी की स्मेल पूरे फ्रेग्रेंस को वैनिश कर देती है, वैसे ही कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होम्योपैथी की मेडिसिन को नलिफाई कर सकता है। हाँ, इसी वजह से कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक हम मना करते हैं कि आप ये चीज़ें लेना अवॉइड करो। दो कुछ लोग लेते भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि अवॉइड जो कि वो नलिफाई कर देता है, बट समटाइम्स इट मेक अ स्मॉलर इम्पैक्ट जो कि एक्चुअली में बिगर हो सकता था ओके। वहाँ तो पर। इसमें दो पॉइंट है जीनल। एक पॉइंट है एंटीडोट का। एंटीडोट मीन्स जो बुरी इफेक्ट है उसको नलीफाई करना। तो ऐसी कंडीशन में वो स्टिम्युलेंट, वो पदार्थ या जो स्टडीज़ में आया है कि ये दो चीज़ साथ में नहीं जाना चाहिए, उससे एक का असर कम हो जाएगा, हाँ। तो मना करते, एक बात है। दूसरा पॉइंट है इनिमिकल का। इनिमिकल मीन्स दुश्मन। एक दूसरे को खाली नलीफाई नहीं करता है, उसको हार्म भी करता है, नुकसान भी करता है, इनिमिकल होता है। तो हमारी स्टडीज़ में ये से कुछ दवाइयाँ ध्यान में आती है, कुछ पदार्थ ऐसे कि इसके साथ ये पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर हैनेमैन का ऑब्जर्वेशन हुआ कि इस प्रकार का पदार्थ जैसे कॉफ़ी है, कैम्फर है, या ऐसे चीज़ों का हम अवॉइड करेंगे तो पेशेंट को जल्दी फ़ायदा होगा। तो ना वो एंटीडोट होना चाहिए, ना इनिमिकल होना चाहिए। ओके सर। सर ये सब ठीक है, बट क्या होम्योपैथी में कोई भी रियल साइंस है? बहुत मूलभूत सवाल पूछा आपने, ओके। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। आज पूरी दुनिया में एक पूरा ग्रुप है जो होम्योपैथी को डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि होम्योपैथी कोई साइंस ही नहीं है। और Okay. इसकी वजह से कुछ कुछ देशों ने होम्योपैथी को इंश्योरेंस क्लेम से भी हटा दिया है। जैसे यूके, जहाँ होम्योपैथी, इंडिया के बाहर यूके में होम्योपैथी का पैर जमा हुआ था, और एलिजाबेथ रानी खुद होम्योपैथी से दवा लेती थी, वहाँ के प्रिंस होम्योपैथी से दवा लेते हैं। लेकिन वहाँ ये बात आ गई कि होम्योपैथी कोई रियल साइंस है ही नहीं, और उसको नाबूद कर दिया गया। उसकी मान्यता को नाबूद करके इंश्योरेंस में जो क्लेम्स आते थे वो देना बंद कर दिया। ओके। तो वो अकेला कंट्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंट्री। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बेड्स की हॉस्पिटल थी होम्योपैथी की। एक हॉस्पिटल 3 हज़ार बेड्स, और इतनी कामयाबी से वो काम कर रहा था, आपको पता है। और जब भी एपिडेमिक्स, अभी जैसे कोविड का एपिडेमिक आया, वैसे वहाँ जो जो एपिडेमिक्स आते थे, स्कारलेट फीवर का, इन्फ्लुएंजा का, उसमें होम्योपैथी दवा लेने वाले में कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती थी, प्रिवेंशन बहुत अच्छा होता था। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे होम्योपैथी इतनी जानी मानी थी, वहाँ से भी नाबूद कर दिया गया, ऑल्टरनेटिव सिस्टम में डाल दिया गया, मेन सिस्टम के बदले अलग सिस्टम में डाल दिया गया। तो
ये प्रश्न आपका बहुत मूलभूत है कि होम्योपैथी साइंस है या साइंस नहीं है। साइंस यानी क्या होता है मैडम? रिसर्च, फैक्ट्स, प्रूफ। प्रूफ। सबसे बड़ी बात क्या है? प्रूफ। आज पूरा ज़माना क्या चाहता है? प्रूफ। और प्रूफ ऐसा कि यदि ये रिजल्ट दे सकता है तो ये रिप्लिकेबल होना चाहिए, इसको वापस हम कर प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना? उसको साइंस बोलते हैं। नहीं तो फिर क्या बोलता है? एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, यदि होम्योपैथी कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट दे सकता है तो हम बोलेंगे वो साइंस है। तो इसका प्रमाण हम कहाँ जाएंगे? 17th सेंचुरी में हेनेमैन खुद डॉक्टर थे, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी के हेनेमैन सर खुद एक डॉक्टर थे, लेकिन तभी के होम जो प्रैक्टिस चल रही थी मेडिकल की, वो उनको ठीक नहीं लगी कि यहाँ मरीज को नहीं, बीमार भाग को प्राधान्य दिया जाता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बंद कर दी। ओके। तो खाएंगे पिएंगे क्या ना, बच्चे इतने थे, उसको गरीबी थी, तो उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया था। उनको 12 लैंग्वेज आती थी मैडम। तो वो उन्होंने जो भी लिटरेचर आता था उसको ट्रांसलेट करते, मेडिकल लिटरेचर को। वो करते करते क्विलेंस मटीरिया मेडिका करके लिटरेचर आया, तभी उनको उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में आया, चाइना बार्क। जो चाइना पेरुवियन बार्क करके जो है एक प्लांट, उनके ध्यान में आया, ओके। और उसका पॉइजनिंग उसने समझा, ट्रांसलेशन करके उसका पॉइजनिंग समझा कि ये जो प्रकार का सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है वो तो मलेरिया जैसा सिम्टम है। तो उनको तो मालूम था कि मलेरिया के लिए क्विनिन के देते हैं, और चाइना में, चाइना बार्क में तो क्विनिन है। तो उसको लगा ये तो गजब हो गया ना, कि ये यदि मलेरिया में देते हैं और इसका पॉइजनिंग में मलेरिया जैसे सिम्टम आते हैं, ऐसा कैसे हो गया? वो तो एस्टोनिश हो गए, बोला ये तो गजब बात हो गई, एक्सीडेंटल होगा। उसने खुद लिया और उनको वैसे ही ठंडी लगना, बुखार आना, पसीना आना, मलेरिया के सारे सिम्टम दिखने लग गए। दिखने लगे। तो बोला हाँ, ये तो क्यूलेंस ने जो बोला वो सही है, लेकिन ये ठीक करता है, वैसा ही पैदा करता है, ये कैसा हो गया? अभी देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं, तो दूसरे पदार्थ लेना शुरू किया उन्होंने इसी तरह से, क्योंकि बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर ये पदार्थ की मेडिकल इफेक्ट ये है, इसीलिए यूज़ हो जा सकता है। तो उन्होंने लिया, तो उन्होंने देखा कि अच्छा, तो वैसे ही सिम्टम तो पैदा करते हैं। तो इन ऐसे प्रमाण से उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया, वॉट एवर इट कैन कोज इट कैन क्योर, लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जो ये पैदा कर सकता है वही वो ठीक कर सकता है। यानी प्रमाण से होम्योपैथी का आविष्कार हुआ, और इसका एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट कर करके एविडेंस से चेक किया गया। अभी बोलो होम्योपैथिक साइंटिफिक है या नहीं है? ये तो शुरुआत हुई, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, वो सब वगैरह अप्लाई कर करके इस साइंस को आगे बढ़ाया गया, जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समझ में नहीं आता है कि एनर्जी कैसे काम करती है। उन्होंने पूरी दवा को मटेरियल से एनर्जी तक लेके गए, ओके। कि मटेरियल से प्रॉब्लम होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होती है, वो पॉइजनिंग इफेक्ट करता है। लेकिन यदि उसकी एनर्जी को हम समझ में लेते हैं, अल्टीमेटली काम कौन करता है हमारी बॉडी में? हम खाना खाते हैं, तो
टूट 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 के ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट होते 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 वो माइनर लेवल फ्रुक्टोज तक जाता है, बराबर है ना। हाँ तो सेल को अपने बॉडी का जो सूक्ष्म कण को वो चाहिए, ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो वो जो प्रोसेस है, तो उनको समझा कि भाई सूक्ष्म जितना जो सेल को ज़रूरत है वही देंगे ना, मटेरियल क्यों देंगे। तो मटेरियल का एनर्जी को उन्होंने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना, किस तरह से दवा के रूप में उसका उपयोग करना, वो चालू किया, जो लोगों को समझ में नहीं आता, साइंटिस्ट को समझ में नहीं आता है कि इसमें तत्व नहीं है, लेकिन उसकी ताकत कैसे है। ओके तो तत्व की ताकत को वो आगे लेके गए। तो जब माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है, कोई केमिकल एनालिसिस में समझता नहीं है, फिजिक्स की कोई एग्जामिनेशन में लाइट वगैरह से भी नहीं दिखता है, तो बोलेंगे इसमें तो कुछ ठीक करने वाला तत्व ही नहीं है, तो ये साइंटिफिक नहीं है। ओके जो दिखता नहीं है वो क्या एग्जिस्ट नहीं करता। करता तभी तो हुआ ना, अणु से परमाणु, परमाणु से भी आगे गए हम। अणु तक समझा तो अणु था, परमाणु समझा तो परमाणु था, परमाणु के आगे गए तो भी हमें मालूम पड़ा ना। एटम न्यूक्लियर उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बराबर है कि नहीं। राइट अभी सर। आप इंजीनियरिंग ग्रुप से है तो आपको ज़्यादा समझता है, बराबर है ना। तो हमारा जो कंसेप्ट है, जो नहीं दिखता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। राइट जो इफेक्ट करता है वो एग्जिस्ट होता है। एक रिसेंट की स्टडी भी है जिसमें जो फिजिसिस्ट हैं, नैनो पार्टिकल्स वगैरह जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने तक होम्योपैथी के ऊपर जब रिसर्च किया तो उनको नैनो पार्टिकल्स में होम्योपैथी के सब्सटेंसेस मिले हैं और उन्होंने ये पब्लिश भी किया है। नहीं, तभी तो अभी तो नोबेल प्राइज जिसको मिला उन्होंने बताया ना कि वाटर मेमोरी रहती है। मीन्स वो पूरा एक अलग ही, उसके लिए आगे और लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन वाटर मेमोरी यानी जो हाँ, अंदर वाटर के मेमोरी में रहती है, मैनिफेस्टेशन इसीलिए बहुत वर्क करता है, सब बोलते हाँ हैं। तो है ना। तो उन्होंने तब वो आविष्कार से होम्योपैथी को प्रमाणित किया ना ओके कि भाई हाँ, होम्योपैथी का जो बात है वो बराबर है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, हमें बहुत आगे जाके देखना है कि वो किस तरह से, वो कहाँ काम करता है, कहाँ होम्योपैथिक का असर होता है और किस तरह से होता है। तो वो हमारी बियॉन्ड कैपेसिटी है। ओके सर। सर तो क्या इसका मतलब ये है कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, लाइक कोई भी उसकी मेडिसिन दे सकता है। हम कैसे पहचाने कि ये प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर है कि नहीं है। राइट नाउ कोई भी कर सकता है ऐसी बात तो नहीं है, ओके कोई भी नहीं कर सकता है, बिकॉज देर आर डिग्रीज। वो डिग्रीज करके ही आपको एक वैलिडेशन मिलता है कि आपको ये, आप अलाउड हो ये करने के लिए। द बेसिक डिग्री राइट नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू डू टू स्टार्ट द प्रैक्टिस इज BHMS। दो पहले BHMS के नाम अलग हुआ करते थे, LCH, DHMS, तो ये तो पहले से चलते आ रहे हैं, वो तो मास्टर्स हैं इस टाइम पे। बट फॉर पीपल हु राइट नाउ हैव टू स्टार्ट डूइंग BHMS, दे नीड टू गो फॉर BHMS डिग्री एंड देन फर्दर ऑन। ओके इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट हैज़ अ रेगुलेटरी बोर्ड। तो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारी अलग अलग चिकित्सा पद्धति है। जैसे हम एलोपैथी बोलते हैं, मेडिकल बोलते हैं, वैसे नॉन मेडिकल वाला ऑल्टरनेटिव में आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सिद्ध है, यूनानी है, होम्योपैथी है। तो इनको एक अलग कैटेगरी, एक अलग दर्जा दिया गया है। ओके और जैसे MBBS के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई,
उसी तरह से आयुर्वेदिक के लिए, होम्योपैथिक के लिए, योगा के लिए, सिद्ध के लिए, सबके लिए एक एक अलग बॉडी बनाई गई है। एक स्टैंडर्डाइजेशन इन एजुकेशन लाने के लिए गवर्नमेंट एक अवेयर बन गई, तो ये सारा काम उन्होंने किया है। ये काफ़ी साल से चल रहा है। अभी उन्होंने नेशनल कमीशन बना दी, ओके मिनिस्ट्री बना दी, पहले मिनिस्ट्री में नहीं थे। तो इसके लिए जो एमबीबीएस का कोर्स है, सक्षम कोर्स आयुर्वेद का है, सक्षम कोर्स होम्योपैथी का है, योगा में है, तो सबको 4.5 साल का एक कोर्स बनाया। एमबीबीएस हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो या कोई भी पथी कर रहे हो, तो उसका कोर्स 4.5 साल का, और 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी हो गया। ओके इंटर्नशिप यानी क्या, मरीज के साथ आप अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीनियर डॉक्टर के अंडर आप एक ट्रेनिंग लो, ताकि आप बाहर जाके खुद ब खुद अपनी कैपेबिलिटी से काम कर सको। अभी एक समझ में आया कि सबको शरीर शास्त्र सीखना चाहिए, यानी एनाटॉमी। तो सभी कोर्स में एनाटॉमी, ओके सभी कोर्स में फिजियोलॉजी, सभी कोर्स में पैथोलॉजी, फिलोसॉफी वो पर्टिकुलर साइंस की रहेगी, लेकिन बेसिक सारे सब्जेक्ट सब में एक समान करना, उस तरह से किया। यानी जो BHMS यानी होम्योपैथिक ग्रेजुएट बाहर निकलेगा और MBBS बाहर निकलेगा या आयुर्वेदिक डॉक्टर बाहर निकलेगा, तो सबका मेडिकल नॉलेज एक समान होके उनका ठीक करने का जो पद्धति है वो खाली अलग होगी। ओके आयुर्वेद अपने आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से करेंगे, कफ पित्त वायु से करेंगे, होम्योपैथ लॉ ऑफ सिमिलिया से करेंगे, मेडिकल डॉक्टर अपने हिसाब से करेंगे। तो खाली चिकित्सा जो दवाइयाँ है वो अलग है, उसका फिलोसॉफी अलग है, लेकिन मेडिकल नॉलेज सबका एक समान होना चाहिए। तो जो जिसमें ग्रेजुएट हुआ है वो वही पद्धति से ट्रीट करना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है, और वो बराबर है क्योंकि वो उसमें माहिर हुआ है। राइट तो कोई भी होम्योपैथी नहीं कर, कोई भी कर सकता है क्या, दवा दे के उठा के दे दिया, वो तो मेडिकल स्टोर वाला भी दे देता है ना कोई दवा, और जो भी जानकारी है, अरे तो ये क्या करता है, ये कर लेना, ये तो मुझे ठीक हुआ तुझे भी ठीक होगा, हाँ मेरी वाली तू लेके जा। दवा हाँ, तो वो सब तो चलते ही रहता है, उसका बंद नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। ओके तो होम्योपैथिक ग्रेजुएट ही होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहिए। बट सर हम किसी के क्लिनिक पे जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर है कि नहीं है उधर मतलब डिग्री एक अनुशासन के नियम के अनुसार हम्म हर डॉक्टर ने अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो बाहर डिस्प्ले करनी चाहिए। हाँ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना चाहिए। हर डॉक्टर होगा तो वो अपने अपने प्रांत में, स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएगा। ओके तो रजिस्ट्रेशन बॉडी जो है वो चौकसी करती है कि इसको सचमुच में पास हुआ है कि नहीं। ओके तो उसकी मार्कशीट होगी, प्रमाण होगी, सारे चीज़ को देखेगा, फिर रजिस्टर करता है। ओके तो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो डिग्री है, तो डिग्री सर्टिफिकेट है, वो देख लो। रजिस्ट्रेशन नंबर इम्पोर्टेंट है हाँ, ओके और हर डॉक्टर को कंपलसरी अपने नेम प्लेट पे अपनी डिग्री लिखना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना ज़रूरी है, तो मालूम पड़ जाएगा। राइट सर आपने हमें होम्योपैथी के बारे में इतना सब बताया, सारे मिसकंसेप्शन थे आपने क्लियर किए, बट मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या होम्योपैथी सारे डिजीज के मेडिसिन दे सकते हैं? हाँ, हम होम्योपैथी की मेडिसिन हर बीमारी में दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ जो हमें कंसिडर करना है वो है इंटेंशन। हम क्यों दे रहे हैं वो दवाई? अगर हम डिसीज़ देखेंगे तो क्या वो रिवर्सिबल है, क्योरेबल है, क्या हमारी बॉडी
उतनी स्टिमुलेट होने के बाद उसको रिवर्स कर सकती है। अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली हम उसको क्योर के लिए जाएंगे, उसको रिकवरी के लिए जाएंगे। बट मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि वो डिसीज़ क्योर नहीं हो सकती, वो डिसीज़ को सिर्फ मैनेज ही करना पड़ता है। तो वहाँ पैलिएशन देने की ज़रूरत है, वहाँ मैनेज करने की ज़रूरत है। पेन्स हैं, कभी कभार डेथ पेन्स होते हैं, पेशेंट को पता है कि वो इसके आगे नहीं हो पाएगा कुछ, बट ओनली थिंग जो उसके पास अभी इस समय लेने जैसी है वो पेन किलर्स है। बट नॉर्मल पेन किलर्स भी वहाँ काम नहीं आते, तो हाई डोसेज पेन किलर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। बिकॉज कुछ पेशेंट्स ऑर्गन फेलियर ये सब चीज़ों से भी जूझते हैं, तो वहाँ पर वो पेन किलर्स भी नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि दैट विल अगेन इम्पैक्ट द पेशेंट। तो वहाँ पर होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दे रहे हैं वहाँ ओके। पर, मेडिसिन की डिपेंडेंसी नहीं हो रही है वहाँ पर। एंड जो मेडिसिन हम दे रहे हैं होम्योपैथिक, वो काफ़ी अच्छा पेन ट्रीट कर पा रहे हैं। नॉट जस्ट द पेन बट मेनी थिंग्स। पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट भी आता है। कुछ पेशेंट्स को नींद ही नहीं आती है इवन आफ्टर टेकिंग मेडिकेशंस, इतने पेन्स में होते हैं। तो वो वहाँ पे पेन भी सूद कर रहा है और साथ में स्लीपिंग इंड्यूस भी कर रहा है, पेशेंट सूद हो पा रहा है। तो ये चीज़ है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, डिपेंडेंसी कम हो रही है। पेशेंट को अगर क्योर पॉसिबल है, जो चीज़ें उसको हुई है, जो बीमारी उसको हुई है, जो डिसीज़ उसको रही है, वो अगर रिवर्सिबल है, क्योरेबल है, तो डेफिनेटली वो होगी। तो मेडिसिन तो हम हर बीमारी में दे सकते हैं, इट ओनली डिपेंड्स कि वो देनी किस हिसाब से है। ओके, तो ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होता है? मैं आपको उसके पहले एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ओके। जो डॉक्टर कुणाल ने कहा, मुझे केस याद आ रहा है। करीब 30 साल पहले एक यंग गर्ल वॉज ब्रॉट, जो बहुत सीवियर पेन में थी। ओके। एब्डोमिनल पेट का दर्द बहुत सीवियर था, उसको सहन नहीं हो रहा था, पीरियोडिक समयांतर से हो रहा था। तो उसका सब इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, पेन किलर्स देते थे, कुछ अंत नहीं हो रहा था। इन्वेस्टिगेशंस करने में मालूम पड़ा कि उसका जो पेनक्रियास है, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो पेनक्रियास कैल्सिफाइड हो गया था। कितना 8-9 साल की लड़की में पेनक्रियास कैल्सिफाइड हो गया था। ओके। तो पेनक्रियास कैल्सिफाइड हुआ था तो उसका ब्लड शुगर 350-400 के ऊपर जाता था। ओके। अभी उन्होंने होम्योपैथी के लिए अप्रोच किया, तो मैं क्या कर पाऊँगा? उसको पेनक्रियास वापस कार्यरत कर पाऊँगा? उसको इंसुलिन लेना पड़ता था, इंसुलिन बंद करा सकता हूँ। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन, अंदर पत्थर हो रहा था, सेल्स मर रहे थे, वो प्रोसेस को मैं मैनेज कर सकता हूँ, स्लो कर सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। या तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी बच्ची को क्या था, उसका दर्द से परेशान थी, मरे जा रही थी दर्द से, इट वॉज ऑलमोस्ट किलिंग हर। तो मैं उसको पेन, दर्द से छुटकारा दे सकता हूँ। पेन क्रिएटिस जो हुआ था उसमें उसको आराम दे सकता हूँ, इन्फ्लेमेशन को सेट कर सकता हूँ, उसको आगे तकलीफ जो बढ़ रही थी उसको रुका सकता हूँ। तो वहाँ वो बच्ची को होम्योपैथी ने काम किया। ओके। अभी भी वो इंसुलिन ले रही है, बट शी इज़ लिविंग हर लाइफ इन ए वेरी सिस्टमेटिक, अच्छे से रह रही है, मैरिड है, अपना संसार है। तो हम डॉक्टर को समझना है मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर को ये समझना है ये सिस्टम क्या कर सकती है, और उसको ये समझना है ये पेशेंट क्या कर सकता है। ये तीनों का जब भी संगम हम करेंगे ना, तभी हमको समझ में आएगा कि यस, ये केस में होम्योपैथी क्या कर सकती है। ओके। तो होम्योपैथी हर पेशेंट के लिए है, लेकिन नॉलेज ऑफ डिजीज़, उसमें क्या मुझे ठीक करना है, वो डॉक्टर ने बहुत समझदारी से अपने आप में एफिशिएंटली काम करना है। और वो किया तो उसके वो केस के लिए वो होम्योपैथी कारगर बराबर
हुआ काम, बस खत्म हो गया। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथी इज फॉर ऑल द टाइप ऑफ केसेस। ओके। हम जहाँ ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे होम्योपैथी जहाँ हर सिस्टम पीछे हट कर लेगी, वहाँ होम्योपैथी में कुछ ना कुछ स्कोप है। क्योंकि होम्योपैथी, मैंने पहले भी कहा, बीमारी को नहीं, बीमार को ठीक करती है, और बीमार में ऐसे चेंजेस लाती है कि जिससे वो अपना बैलेंस खुद कर सके। तो रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल होगा, नहीं है तो हम उसको बेस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके उसका जीवन आसान कर सकते हैं। हैं। ओके सर, सेम क्वेश्चन अगेन, तो होम्योपैथी का साइड इफेक्ट्स नहीं होता? मेन इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। जब साइड इफेक्ट बोलेंगे तो एक मेन भी होगा ना। हाँ। अरे बराबर ना। मेरा सबसे पहले ये करना है, जो चीज़ का इफेक्ट है वो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके। हर चीज़ जिसमें इफेक्ट होने की गुंजाइश है उसमें साइड इफेक्ट भी करने की गुंजाइश है। कैसे, मैं बताता हूँ। मैं माँ की ममता का एग्जांपल देता हूँ। माँ की ममता ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव है, बच्चे को ग्रो करती है। लेकिन एक ही माँ के दो बच्चे हैं, वही ममता से एक बच्चा पलता है और बड़ा होता है, दूसरा बिगड़ता है। हाँ। ममता तो एक ही है, माँ एक ही है, दोनों को सेम तरह से रखती है। एक खाने की चीज़ है, आप खाते हो, आपको जलसा मज़ा आ के जाती है, हाँ? वही चीज़ मैं खाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। तो हमारे शास्त्र में, इवन आयुर्वेदिक में भी ये जाना गया है कि एक के लिए जो काम का है और दूसरे के लिए जहर है। हाँ। तो ये बात समझनी है कि साइड इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होती है। जो भी चीज़ उसके कंट्रोल के बाहर, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी एक डोज आपके लिए सही है लेकिन वही डोज मेरे लिए ज़्यादा है, मुझे टॉक्सिसिटी कर सकता है। बराबर है ना। तो राइट। साइड इफेक्ट तो सबकी है, कोई बच नहीं सकता है। यदि जुडिशियसली हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रूरत है वो हिसाब से करते हैं। इसीलिए जो होम्योपैथी का बेसिक है ना, प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। हर मरीज दूसरे मरीज से अलग है। ओके। बीमारी सेम है लेकिन मरीज अलग 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 है, है। प्रकृति अलग है। एक को ठंडी लगती है, दूसरे को गर्मी लगती है। दोनों केस न्यूमोनिया के ही है, दोनों केस डायबिटीज़ के है। लेकिन एक को शक्कर अच्छा लगता है, दूसरे को शक्कर नहीं अच्छा लगता है। एक को ककड़ी खाना है, दूसरे को ककड़ी खाने से डकार आती है। तो हर मरीज अलग है। तो Right. होम्योपैथी मैं कहूँगा ना, तो टेलर मेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कस्टमाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ओके। बीमारी के नाम से दवा नहीं जाती, बीमार के प्रकृति के हिसाब से दवा जाती है। सर, आपने एक वर्ड मेंशन किया, टेलर मेड। क्या आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी ज़माना बदल गया। पहले तो क्या था, दर्जी आता था, टेलर आता था, नापता था, फिर कटिंग करता था और उसके हिसाब से करता है। अभी मेरा इसी में बताता हूँ। मेरा शोल्डर साइज है 40 ओके। और मेरी गर्दल साइज है 42। अभी मैं लेने जाता हूँ ब्लेजर तो 40 का जमता नहीं है, 42 का लूज बड़ा हो होता है। जाता अभी मैं क्या है। करूँ। तो यहाँ ज़रूर होता है टेलर का,
क्योंकि टेलर क्या करता है, ये शोल्डर बनाएगा 40, गर्दन बनाएगा 42, तो मुझे फिट हो जाता है। तो ये टेलर मेड है। तो हर पेशेंट का एक स्टीरियोटाइप मेडिसिन नहीं देनी चाहिए कि बुखार आया तो ये बुखार की दवा है, खांसी की दवा है, ऐसा नहीं। सिम्टम की दवा नहीं होती, बीमारी की दवा नहीं होती। बीमारी को ठीक करने वाली दवा वो होती है जो बीमार को ठीक करती है। ओके तो हर बीमार अलग व्यक्ति है, तो उसकी दवा अलग होती। बीमारी एक ही होगी लेकिन दवा अलग होगी। तो टेलर मेड हो गया। कस्टमाइज्ड मतलब कस्टमाइज्ड, हर पेशेंट को नापा जाता है, उसका मन नापा जाता है, उसका बॉडी नापा जाता है, बॉडी की हर सिस्टम नापी जाती है, उसका क्वालिफाइड सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पकड़ के इसको कौन सी दवा काम आएगी वो दवा ही उसको काम करेगी, कोई भी दवा उसको काम नहीं करेगी। ओके तो टेलर मेड होगी। ओके तो सर ये सुना मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देना है जिससे थोड़ा टेलर मेड के बारे में समझ आएगा। जैसे कि बहुत लोगों को माइग्रेन होता है, बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी आजकल तो बहुत लोगों को होने लगा है, कॉमन हो गया है। कॉमन हो गया है। बट पेशेंट्स कैसे आते हैं, मुझे इतने भाग में दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे इतने भाग में दर्द हो रहा है। कोई बोल रहा है मुझे राइट में हो रहा है, कोई लेफ्ट में बोल रहा है। कोई बोलता है कि मुझे जो दर्द होता है ऐसा लगता है कि हथौड़ा मार रहा है। कोई बोलता है कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है कि अंदर से कोई ऊपर की तरफ नेल पियर्स कर रहा है। कितना स्पेसिफिक है ना, वो लोग को कैसे समझ आ रहा है। हाँ ये टेलर मेड होता है यहाँ पे। वो अपना नाप बता रहे हैं हमें, वो अपना सेंसेशन बता रहे हैं। ये सेंसेशन पे मेडिसिन सिलेक्ट होती है। इसीलिए भले ही 2 जनों का, अगर 3 भी जन होंगे, अगर माइग्रेन होगा बट सबका सेंसेशन अलग होगा तो हर एक की मेडिसिन अलग होगी। ओके बात ऐसी है कि हर सिस्टम में इसका ज्ञान है। हर सिस्टम अपनी मेडिसिन का जो बुक है, हैरिसन बुक है, हचिंसन बुक है, जो मानी गई बुक्स इन मॉडर्न मेडिसिन है, वो लिखते हैं कि हर मरीज़ एक दूसरे से अलग होता है। अलग होता है लेकिन उनके पास अलग अलग दवा नहीं है, अलग अलग रूप है उसके। तो होम्योपैथी ही एक इतना सूक्ष्म साइंस है, क्योंकि उन्होंने ये सूक्ष्म स्टडी किया है दवा समझने के लिए कि ये दवा की क्योर करने की ताकत में उसकी परिभाषा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, या तो कौन से सिम्टम वो ठीक कर पाता है। तो ये सूक्ष्म रूप से मालूम पड़ता है जब ये दवा हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं। कोई साइंस में हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दवा नहीं दी जाती। दवा चूहा पे देंगे या कोई ना कोई एनिमल पे देंगे, रेबिट पे देंगे, और वो प्रयोग कर से समझते हैं कि बंदर पे देंगे कि ये इसी प्रकार का ह्यूमन में काम करेगा। आज का ही पेपर में है, 2 चूहा में प्रयोग किया गया, दोनों मेल चूहा में बच्चा पैदा किया है। ओके उसकी प्रोसेस से किया। तो अभी उसमें लास्ट लाइन है कि उम्मीद है कि यदि चूहा में 2 मेल में भी हो सकता है तो 2 ह्यूमन में भी होगा। तो अभी वो प्रयोग ह्यूमन में होगा, लेकिन होम्योपैथी में ये प्रयोग होते हैं किसमें, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। ओके और हेल्दी ह्यूमन ही ऐसी सिस्टम है जो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। चूहा थोड़ा बोल सकता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा उसका एक्सप्रेशन से समझेगा, लेकिन चूहा नहीं। गुस्सा दबाता होगा तो अपने को नहीं समझेगा। तो ये सारी बातें ह्यूमन बीइंग में मालूम पड़ती है। तो ये सूक्ष्म रूप से हर ह्यूमन बीइंग में हर दवा का मैपिंग होता है, मालूम पड़ता है। और जैसे मैंने बताया, जो पैदा कर सकता है वही ठीक कर सकता है। तो जो सिम्टम वो दवा ने पैदा किए उसका रिकॉर्ड की लिखा जाता है। वैसे ही सिम्टम वाले पेशेंट आए तो उस दवा से वो ठीक हो सकते हैं। ओके इसीलिए यहाँ ये ज़रूर नहीं पड़ता कि
अच्छा इसको बुखार आता है तो बुखार की दवा दे दो, कोई भी बुखार की दवा काम कर लेगी, नहीं। वही पर्टिकुलर बुखार की जो भी दवा मरीज की दवा है वो बुखार को भी ठीक कर देगी। ओके। तो इट इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड इट इज होलिस्टिक। ये साइंस ऐसा है, हर मरीज को एक दूसरा मरीज से अलग करता है, और सिर्फ एक तकलीफ नहीं जानी जाती है, एक पीड़ा नहीं समझी जाती है, एक ऑर्गन नहीं समझ में, यानी एक अवयव ठीक हो तकलीफ में वो नहीं समझ में लेते हैं, पूरा मरीज कैसे तकलीफ में हुआ। वो समझ के लेते हैं। अभी हम ही अपना अनुभव लेंगे, यदि एसिडिटी होती है हम्म। तो खाली पेट ही थोड़ा बीमार है। नहीं। अपने को एसिडिटी हुई तो मूड भी नहीं आता, आज काम पे नहीं जाना है, सर दर्द भी होने लगता है, ऐसा लगता है कि एसिडिटी हुई तो किसी को लगता है मैं आइसक्रीम खाऊं, किसी को लगता है मैं गरम पीऊँ। हाँ, ये बहुत कॉमन है। हाँ, तो सबका अलग अलग है। तो बीमारी मैं बोलूँगा इसको गैस्ट्राइटिस हो गया है, एसिडिटी हो गई है, चलो ठीक है, लेकिन मरीज किस तरह से पीड़ित है वो होलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया। इसीलिए होम्योपैथी एक बहुत गुड साइंस है, सीरियस मेडिकल साइंस है, और जिसमें हर तरह से हर एंगल से बारीकी से उस व्यक्ति का उसका जो डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है कि उसमें ठीक क्या करना है, ओके। मरीज में क्या ठीक करना है, एसिडिटी में क्या ठीक करना नहीं, वो तो पार्ट ऑफ मरीज आ जाएगा। समझा। तो सर सर्जि तो सर सर्जिकल केसेस में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है? डू यू प्रैक्टिस सर्जरी, लाइक कैन होम्योपैथी डॉक्टर डू सर्जरी? है तो उनकी बॉडी सर्जरी के केस में जा रही है, मतलब मतलब अभी हुआ नहीं है, मतलब वो कंडीशन आया नहीं है, तो होम्योपैथी से हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या सर होम्योपैथी प्रेगनेंसी में भी यूज़ हो सकती है? तो सर होम्योपैथी ओल्ड एज में कैसे हेल्प कर सकती है? फिजिकल प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है जनरल, चलो पेन इसका कुछ जवाब है, जो वैक्यूम है वो इमोशन पे है, उसका कौन करेगा। इश्यू ये होता है कि लोग होम्योपैथी के लिए या तो बहुत लेट आते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम ओल्ड एज को भी नहीं, आजकल तो यंग जनरेशन को भी बहुत होती है। हर व्यक्ति को है ना, मन से टूटेगा नहीं तो मजबूत रहेगा। ओके। मेरे पास एक पेशेंट